दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। हरियाणा के अंदर अक्सर आपने एक चीज़ सुनी होगी कि बच्चा या ले अपनी अठन्नी रोए बिना डटा नहीं जा। ये लगभग हर एक आदमियों ने ये एक लाइन सुनी होगी, लेकिन ये पूरी कहानी क्या है, ये किसी ने नहीं सुनी होगी, बहुत कम लोगों ने सुनी होगी और ख़ासकर जो युवा पीढ़ी के हैं, उन्होंने तो ये नहीं सुनी होगी, लेकिन इस एक लाइन को सभी बोलते हैं अपनी लाइफ़ में। तो आज मैं आपको ये पूरी कहानी सुनाता हूँ दोस्तों और ये कहानी इस कहानी की ज़रूरत क्या पड़ी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये पूरी कहानी ऐसे है दोस्तों कि किसी गाँव के अंदर किसी बाबा का डेरा हुआ करता। और वो जो डेरा था वो बस स्टैंड और गाँव के बीच में पड़ा करता। तो जब कोई भी लड़की अपने मायके से मैरिज के बाद ससुराल जाती, तो हमारे हरियाणा में एक परंपरा है कि लड़कियाँ रोती हैं। उसका तात्पर्य ये है कि वो अपने माँ-बाप को छोड़ के नए अनजाने घर में जाती है, तो उसको दुःख होता है कि वो अपने माँ-बाप को छोड़ रही है और उसके आँसू भी निकल जाते हैं और कई तो इतनी ज़्यादा भावुक लड़कियाँ होती हैं कि वो तेज़-तेज़ रोने लग जाती हैं। तो जैसे वो लड़कियाँ रोती हुई उस डेरे के सामने से जाती, तो वहाँ पर एक बाबा हुआ करता, वो बहुत भोर-भोरे स्वभाव का यानी नरम दिल का बाबा हुआ करता। तो जैसे वो लड़कियाँ रोने लग जाती, तो वो भी रोने लग जाता और जैसे तेज़-तेज़ रोते हुए उसके डेरे के बाहर से निकलने लगती, तो वो भी और तेज़ रोने लग जाता। तो ये गाँव वालों को बड़ा बुरा लगा करता। तो गाँव वालों ने सोचा कि इस बाबा को चुप करो न किसी तरह, ये तो मर्द आदमी होकर न ऐसी लड़कियों के साथ रोता है, ये तो अपमानजनक भी है और उचित बात भी नहीं है। तो दोस्तों गाँव वालों ने इकट्ठा होकर न गाँव के जो सरपंच हुआ करते हैं ना, उनको कह दिया कि सरपंच साहब आप इनको रोको बाबा को। तो अब ये बाबा को धमकी दें, वो भी अनुचित है, बाबा को मारे-पीटे वो बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने सोचा क्या करें? तो उन्होंने लालच देने की सोची सरपंच ने कि भाई इसको थोड़ा लालच दे देता हूँ और ये पुराने ज़माने की बात है। तो सरपंच ने आके ये कह दिया कि बाबा ये जो गाँव की जो लड़कियाँ हैं ना यहाँ से जाती रोती तो आप भी उनके साथ रोने लग जाते हो, ये अनुचित है और आप ये मत वो किया करो, मत रोया करो और आप ये अठन्नी पकड़ो और रोओगे नहीं आप। आपको हम अठन्नी इनाम में जब भी लड़की जाएगी उससे पहले अठन्नी दे दिया करेंगे, लेकिन अगर आप रोए तो ये आपसे अठन्नी छीन लेंगे वापिस। तो दोस्तों काफ़ी पुराने ज़माने की बात थी, तो उस टाइम अठानी अठाने की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती। तो ठीक है, बाबा ने कह दिया ठीक है सरपंच साहब नहीं रहूँगा मैं। तो उसके बाद फिर वो कोई लड़की जाने लगी अपने ससुराल में। तो जैसे ही वो रोने लगी तो सरपंच ने सोचा कि इसको देखो तो ये रोएगा या क्या करेगा, तो वो भी डेरे में आ गया। तो सामने सरपंच खड़ा होगा और लड़कियाँ रो के जाने लग रही, तो बाबा का फिर मन भावुक हुआ। तो उसने वो अठन्नी याद आई, सामने सरपंच खड़ा था, तो उसने चुप चुप हो गया, वो थोड़ी देर चुप रहा। फिर वो लड़की नज़दीक से आई, फिर उसके दिल में हुक-हुकी सी उठी, फिर वो रोने रोने को दिल किया, तो सामने फिर वो सरपंच दिखाई दे और उसका अठन्नी को वापस छीनने का डर दिखाई दे उसको। लेकिन जब वो लड़की बिल्कुल उसके सामने आ गई ना, डेरे के सामने ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी, तो उस बाबा से आखिर में रहा ही नहीं गया और उसने वो अठन्नी निकाल कर सरपंच को दे दी कि सरपंच साहब बच्चा ये पकड़ो अपनी अठन्नी पर रोए बिना डटा नहीं जा। ये है दोस्तों पूरी कहानी। लेकिन इस कहानी की कहाँ ज़रूरत पड़ गई दोस्तों और क्यों मैंने ये आपको सुनाई, ये मैं आपको बताऊँगा। क्यों? क्योंकि सेम परिस्थितियाँ आज हरियाणा की पॉलिटिक्स में घटित हुई है और किसी पार्टी के मुखिया ने हरियाणा के 4 कद्दावर नेताओं को ऐसी धमकी दी है कि अगर तुम लोगों ने मुँह खोला, चोंच खोली, तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, यानी राजनीतिक रूप से तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा, पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब दोस्तों, अब वो उस धमकी को कब तक मानते हैं और कैसे मानते हैं और कब उस धमकी से बगावत करेंगे और वो कौन-सी पार्टी और कौन वे नेता, मैं आपको बताऊँगा, सारा सब कुछ बताऊँगा। आपको भी सुनने में मज़ा आएगा। बस आपसे एक निवेदन है, तब तक आप मेरे वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब करिए। मैं अभी गया और अभी आया दोस्तों, फिर आके आपको सारी कहानी सुनाऊँगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, राजनीति के अंदर जो प्रतिस्पर्धा होती है ना, वो इतनी भयानक प्रतिस्पर्धा होती है कि उसमें हर नेता ये सोचता है कि दूसरा नेता उभर ना पाए और सिर्फ मैं उभरता रहूं, और वो हर एक पार्टी का ये है। और जो पार्टी के थोड़ा नेता बड़े हो जाते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि उनका जो ये नेता का जो पद है, ये जो गरिमा है, ये बना रहे और जितने भी और बाकी विधायक या फिर वो बाकी सांसद हो, वो उसी के नीचे रहें, उसी के आदमियों को टिकट मिले और दूसरा नेता कोई परप ना पाए। और पूरी हरियाणा की राजनीति में आप देखेंगे तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक हर एक पार्टी के अंदर यही रहा है कि जब भी कोई नेता उभरने की कोशिश करता है, दूसरा जो बड़ा नेता है वो उसके पर कतर देता है या उसको पार्टी से बाहर करने का प्रयास करता है। और ये हर एक पार्टी का है, सिर्फ कांग्रेस का या दूसरी पार्टियों का या बीजेपी का नहीं। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के अंदर
एक अहिरवाल क्षेत्र है, ये यादव बेल्ट रहती है उसमें, और ये यादव समुदाय है, ये बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल समुदाय है। क्यों? क्योंकि हरियाणा की जनसंख्या में 12% है, और 12% और एक ही एरिया में रहना, ये उसको कि कोई भी पार्टी वो अवॉइड नहीं कर सकती। मुझे ताकत का पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में पूरे वोटरों का, पूरे हरियाणा की जनसंख्या का 12% लोग रहते हैं, तो कोई नेता रिस्क नहीं ले सकता कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार कर सके, या उनको अवॉइड कर सके, या उनके काम ना करवाए। तो ऐसे में यादवों के नेता हैं दोस्तों, एक तो राव इंद्रजीत जी हैं, एक राव नरबीर जी हैं, और बाकी और भी 2-3 हैं, लेकिन मेन तो यही हैं। और एक अभी पिछले उस टर्म में उभरे थे राव अभय सिंह जी। ये 3 नेता हैं बीजेपी के अंदर, ये तीनों नेता एक-दूसरे की टाँग खिंचाई करते रहते हैं, न सिर्फ टाँग खिंचाई बल्कि एक-दूसरे को डाउन करने का प्रयास करते रहते हैं, और सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे को नुकसान भी करते हैं, और रोज़ाना कोई न कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो स्टेटमेंट से ये लगता है कि ये पूरे क्षेत्र का नुकसान करेंगे। तो आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने से, यानी जो नितिन नवीन जी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, उन्होंने जब देखा है कि अहिरवाल क्षेत्र में ये 3-4 नेता हैं, ये आपस में एक-दूसरे का गला काट प्रतियोगिता करने लग रहे हैं, एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाने लग रहे हैं, तो इससे पार्टी की छवि का भी नुकसान हो रहा है, और पार्टी को भी नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने आज मोहनलाल बड़ोली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक मैसेज भेजा है कि इनको चुप किया जाए। तो मोहनलाल बड़ोली जी ने इन तीनों 4 नेताओं को ऐसी धमकी दी है कि तुम लोगों के व्यवहार से, तुम लोगों के एक-दूसरे की टाँग खिंचाई से, एक-दूसरे के पर कतरने से, एक-दूसरे का नुकसान करने से, और एक-दूसरे को हराने से न सिर्फ़ पार्टी का नुकसान हो रहा है, बल्कि पार्टी की छवि भी खराब होने लग रही है। और अगर आज के बाद तुम चारों ने अगर एक-दूसरे के खिलाफ बयान दिया, तो तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, और मतलब कड़ी चेतावनी दी है इन चारों को। तो आज मैंने इन चारों के कुछ बयान भी देखे थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार तो किया, यानी बाबा वाली वो अठन्नी तो ले ली है। लेकिन वो कितने दिन तक ले पाते, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम, और क्या वो वास्तव में उस बाबा वाली अठन्नी को वापिस सरपंच को, यानी पार्टी अध्यक्ष को वापिस लौटाएँगे, या फिर निकाले जाने के डर से, यानी उन अठन्नी के वापिस के छीनने के डर से चुप रहेंगे। तो आज इन्हीं परिस्थितियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और वो 4 नेता कौन-कौन है ये भी बताएँगे। तो अहिरवाल में दोस्तों 11 सीट ऐसी हैं जो यादव समुदाय के, अहिरवाल में 11 सीटें आती हैं जिनको अहिरवाल क्षेत्र बोला जाता है, और उसमें यादव समुदाय रहता है, और यादव समुदाय की जो 12% वोट है, वो 11 सीटों के अंदर है। थोड़े बहुत इधर-उधर भी होंगे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर वोट हैं उनकी, और ये 12% वोट है, ये बहुत ज़्यादा हैं। तो हर पार्टी ये चाहती है कि इसके ऊपर हमारा अधिकार हो, और हर नेता चाहता है कि इस अहिरवाल क्षेत्र का, यानी 11 सीटों के ऊपर मेरा अकेले का ही अधिकार रहे। तो इसमें दोस्तों 4 नेता हैं, बल्कि नेता तो 2 ही हैं एक तरह से, लेकिन जो धमकी मिली है वो, यानी चेतावनी मिली है, वो चारों को मिली है पार्टी की तरफ से। वो 4 नेता हैं, राव इंद्रजीत जी, राव नरबीर जी, आरती राव जी, जो इंद्रजीत जी की लड़की हैं, और उनकी अब राजनीतिक रूप से वारिस है, और एक हैं अभय यादव जी। तो इनको धमकी मिली है। तो अब पहले हम बात थोड़ा करना चाहेंगे अभय यादव की। अभय यादव जी पहले आईएएस हुआ करते, ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते, और वो राजनीति में दोस्तों 2019 में ही आए थे, और 2019 में उनके जो पीछे थे वो राव नरबीर जी थे, और मुख्यमंत्री जो उस टाइम हुआ करते मनोहर लाल खट्टर जी। वो थे। तो वो उन्होंने उनको जितवाया भी था, पूरा सपोर्ट किया था, और मंत्री भी बने थे वो। लेकिन उनके पीछे जो स्ट्रैटेजी थी राव नरबीर जी की और मनोहर लाल खट्टर जी की, वो स्ट्रैटेजी ये थी कि राव इंदरजीत जी को डाउन करना। उनके जो वोट हैं उनको डाउन करना, उनके प्रभाव को कम करना, और उसमें प्रयास भी किया। लेकिन राव इंदरजीत जी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो वो उनके काबू में तो आए नहीं। लेकिन अब अभय सिंह जी को भी ये पार्टी की तरफ से धमकी मिली है, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि राव अभय सिंह के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो पार्टी की धमकी को नज़रअंदाज कर सके, और वो आगे से किसी तरह की कोई स्टेटमेंट दे सके। हालाँकि अब तक राव अभय सिंह जी है, वो इंद्रजीत जी के खिलाफ काफ़ी स्टेटमेंट दिया करते, परिवारवाद का उनके ऊपर आरोप लगाया करते, और उनको हराने का उनके ऊपर आरोप लगाया करते, और कांग्रेस की जो सांसद सॉरी विधायक हुआ करती हूँ, जो जीती हैं नांगल चौधरी से, उनमें उसके सपोर्ट का वो खुल के कहा करते कि मुझे हराने वाले राव इंद्रजीत, और कांग्रेस की उम्मीदवार को जिताने वाले भी राव इंद्रजीत जी हैं, तो इस तरह के वो आरोप लगाया करते। तो अब धमकी मिलने से दोस्तों वो तो हो जाएँगे चुप, क्यों? क्योंकि उनका राजनीतिक कद इतना ज़्यादा है नहीं। अब बात करते हैं राव इंद्रजीत जी की और राव नरबीर जी की। पहले बात हम करना चाहेंगे राव नरबीर जी की। राव नरबीर जी दोस्तों
तीसरी पीढ़ी के नेता हैं अपने परिवार के, अपने खानदान की। राव नरबीर जी के जो दादाजी थे, वो देश आज़ाद होने से पहले ही संयुक्त पंजाब के 2 बार एमएलए बन चुके थे, 1942 में और 1946 में। यानी पहले से राजनीति में उनका इतना कद था कि वो संयुक्त पंजाब में विधानसभा के सदस्य रहे, 2 बार वो एमएलए रहे। और राव नरबीर जी के जो पिताजी थे, राव महावीर जी, वो भी 3 बार एमएलए बने थे। यानी उनकी जो 2 पीढ़ी है ऊपर से, वो राजनीति करती आ रही है और उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा है अहिरवाल के अंदर। और राव नरबीर जी हैं, राव नरबीर जी 26 साल की उम्र में न सिर्फ विधायक बन गए थे, बल्कि मंत्री भी बन चुके थे। और लोकदल से 1987 में जब उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, तो जाटू साना से इन्हीं राव इंदरजीत जी को हरा के ही एमएलए बने थे वो। और चौधरी देवीलाल जी की लोकदल पार्टी थी, उससे वो एमएलए बने थे। चौधरी देवीलाल जी उनको अपने क्लोज रखा करते और ये कहा करते, ये राव का छोरा है, ये कुछ न कुछ ज़िंदगी में करेगा, और उनको मंत्री पद भी दिया और उनको अपने साथ भी रखा और पूरा उनको मान-सम्मान भी दिया। तो ये ख़ासियत थी राव नरबीर जी की। उसके बाद 1987 में ना, 1987 के बाद राव नरबीर जी 3-4 बार फिर बने, यानी 4 बार वो न सिर्फ विधायक बने, बल्कि वो मंत्री भी बने हर एक उसमें बंशीलाल। उसके बाद 1996 में बंशीलाल की सरकार हरियाणा विकास पार्टी से चुनाव लड़ा, वहाँ भी वो मंत्री रहे। उसके बाद फिर वो बीजेपी के अंदर आए, बीजेपी में भी मंत्री रहे। और 2019 के चुनाव में राव इंदरजीत जी ने उनका बादशाहपुर से टिकट कटवा दिया था। उनको टिकट नहीं लेने दिया था, अपनी उसका ताकत का इस्तेमाल करके। तो नरबीर जी ने भी जो राव इंदरजीत जी के उम्मीदवार थे, उनको हरा दिया था और अपना सपोर्ट, एक राकेश दौलताबाद हुआ करता, गुड़गांव का लड़का, वो बादशाहपुर सीट से चुनाव लड़ा करता, तो उसको जिता दिया था। और ये कहने का मतलब ये कि इतना प्रभाव था राव नरबीर जी का, कि वो भले अपनी पावर दिखाने के कारण, बड़ा नेता होने का, राव इंदरजीत जी ने उनका टिकट तो कटवा दिया, लेकिन उसके उम्मीदवार को भी नहीं जीतने दिया। और अब 2024 के चुनाव में खुद अमित शाह ने न सिर्फ टिकट दिया, बल्कि ये भी कहा कि अगर इसको जिता दोगे तो मैं इनको बड़ा पद दूँगा। और वास्तव में वो राव नरबीर जी जीते और वो मंत्री भी हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि राव नरबीर जी का जो कद है, वो इतना बड़ा कद है कि अमित शाह जी को भी उनके पक्ष में बोलना पड़ता है। और मेन बात ये है कि उनके जो पीछे है, वो मनोहर लाल खट्टर जी का भी आशीर्वाद है। मनोहर लाल खट्टर जी के भी वो 2014 के अंदर जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उसके नज़दीक रहे थे मनोहर लाल खट्टर जी, काफ़ी नज़दीक उन्होंने वो बनाया था। और जो मास्टर पॉलिसी 2014 से ही उन्होंने शुरू की थी राव इंदरजीत जी के कद को कम करने के लिए, उसके पीछे भी अगर हाथ था, तो वो मनोहर लाल खट्टर जी का ही हाथ था। और आज भी उनके पीछे अगर कोई हाथ है, तो मनोहर लाल खट्टर जी का ही हाथ है, ताकि राव इंदरजीत जी के कद को कम किया जा सके। क्यों कम किया जा सके दोस्तों, अब बात करते हैं हम राव इंदरजीत जी की। राव इंदरजीत जी के पिताजी है ना, न सिर्फ हरियाणा के सीएम रहे राव वीरेंद्र जी, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि 2-3 दिन पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, बल्कि वो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के राइट हैंड भी थे। और जब 1980 के अंदर चुनाव हुए, तो राव वीरेंद्र जी इंदिरा गांधी के बाद शपथ लेने वाले पहले ऐसे व्यक्ति थे, जो उनके तुरंत बाद उन्होंने पहली शपथ ली थी और उनको मंत्री बनाया था, केंद्र में मंत्री बनाया था। और उसके बाद जब इंदरजीत जी ने राजनीति में प्रवेश किया, तो 4 बार तो वो विधायक रहे और चारों बार वो मंत्री भी बने। और उसके बाद 6 बार सांसद रहे और वो 6 बार सांसद होने के बाद ये कांग्रेस के अंदर भी वो केंद्र में मंत्री रहे। और लगातार 3 बार से वो बीजेपी के अंदर भी लगातार 3 बार से केंद्र में मंत्री रहे हैं। यानी इतना बड़ा कद है उनका कि जो 11 सीट है, 11 सीटों में ज़्यादातर जो प्रभाव है, वो राव इंदरजीत जी का ही है। और ये उनकी ताकत ही एक ऐसी चीज़ है जिससे मनोहर लाल खट्टर जी डरे हुए हैं और उनको ये लग रहा है कि अगर इन्होंने कभी भी पार्टी से बगावत कर दी, तो पार्टी को लेने के देने पड़ जाएँगे। और ये भी एक सच्चाई है कि अगर बीजेपी हरियाणा के अंदर अगर सरकार बना पाई है, तो अगर उसमें कोई रोल है, तो वो राव इंदरजीत जी का रोल है। अगर राव इंदरजीत जी बीजेपी के अंदर नहीं जाते, तो बीजेपी की सरकार नहीं आती, किसी भी सूरत में नहीं आती। और ख़ासकर जो आरती राव जी ने ये कहा था कि अब की बार सरकार भी ये सोच रही थी हमारी सरकार नहीं आएगी, लेकिन हमने सोचा और हमने उसको बनाया। तो ये वास्तव में देखा जाए तो ये सच्चाई है कि राव इंदरजीत जी के कारण ही उनके
प्रभाव के कारण ही इस 2024 में बीजेपी सत्ता में आई है। नहीं तो आप ये बताइए 10 सीट अहिरवाल की, अगर वो 10 सीट उनकी अहिरवाल की हटा ली जाएँ तो बीजेपी के पास क्या बचता है? आज भी राव इंदरजीत जी के अंदर इतनी ताकत है कि अगर वो पार्टी छोड़ते हैं या कोई अपनी पार्टी बनाते हैं तो बीजेपी को तुरंत ये हो जाएगा कि बीजेपी की सत्ता से बाहर बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी, यानी इतने पावरफुल है राव इंदरजीत जी। इन्हीं ताकत को खत्म करने के लिए ही बार-बार मनोहर लाल खट्टर जी प्रयास कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने भूपेंद्र यादव जी के उनके खिलाफ अब इस एरिया में उतारने की कोशिश की और उसके बाद सुधा यादव जी को उनके खिलाफ उतारने की कोशिश की। जब ये दोनों ही नेता जब ये राव इंदरजीत जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए तो पार्टी ने इनको वापिस कर लिया और फिर अभय यादव को, राव नरबीर जी को उनको हराने के लिए, उनका प्रभाव कम करने के लिए, उनकी ताकत को कम करने के लिए बार-बार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन उधर राव नरबीर जी भी कम ताकतवर नहीं है और राव इंदरजीत जी हैं, वो तो अहिरवाल के एक छतर नेता हैं ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये ताकत की लड़ाई है। इसमें अगर फिर वही बात आती है कि ये जो लड़ाई है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये वजूद की लड़ाई है, ये वर्चस्व की लड़ाई है और जो भी इन 11 सीटों के ऊपर अपना वर्चस्व हासिल कर लेगा, भविष्य की राजनीति का वही किंग होगा। और आज इस राव में अब राव इंदरजीत जी हैं, वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं और उन्होंने अपनी जो राजनीतिक विरासत वो अपनी बेटी आरती राव जी को सौंप दिया। हालाँकि आरती राव जी केंद्र आज इसमें कैबिनेट मंत्री है हरियाणा सरकार के अंदर, लेकिन अगर राव इंदरजीत जी का कद कम होता है, तो यकीनन आरती राव जी का भी कद कम होगा और उसी चीज़ को रोकने के लिए आरती राव के भविष्य के लिए राव इंदरजीत जी अड़े हुए हैं और कल को अगर उन्होंने पार्टी छोड़ने के लिए कोई और कुछ भी अगर विचार कर लिया, हालाँकि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन कुछ भी विचार कर लिया तो बीजेपी को सत्ता प्राप्त करने में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इसलिए वो बीजेपी चाहती है कि किसी भी सूरत में राव इंदरजीत जी को कद है उनका कम किया जाए और आने वाले टाइम में राव इंदरजीत जी ये चाह रहे हैं कि आरती राव जी को मजबूती के साथ उभारा जाए, लेकिन आरती राव जी का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है जितना राव इंदरजीत जी का है। आज भी अगर लोगों में उनकी पहचान है तो राव इंदरजीत जी की बेटी के रूप में है। स्वतंत्र रूप से उनकी पहचान इतनी नहीं है कि ये आरती राव जी हैं। उनको यही मानते हैं कि राव इंदरजीत जी की बेटी और आने वाले टाइम में जब राव इंदरजीत जी को उम्र के कारण राजनीति छोड़नी पड़ेगी तो ऐसे में तब तक राव इंदरजीत जी चाहते हैं कि उनका जो वजूद है, उनका जो कद है और जो राजनीतिक विरासत वो अपने 3 पीढ़ियों से वो भी 3 पीढ़ियों से सँभालते आ रहे हैं और उनकी बेटी सँभाले। और उसी ताकत को कम करने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी राव नरबीर जी के कंधे पे हाथ रख के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं और उनका कब कद है वो कम करने का प्रयास करने लग रहे हैं। तो अब बारी आती है उस धमकी की। तो जो नितिन नवीन जी ने धमकी दी है, तो ये जो इस तरह की धमकी है कोई भी नया न और तो क्या अगर एक एसपी भी बदल के आता है ना, पार्टी अध्यक्ष की तो बाद में बात करेंगे, अगर किसी जिले का एसपी भी बदल के आता है तो सबसे पहले ये धमकी देता है अपने पुलिस वालों को, आज तक यहाँ पर जो करप्शन होता रहा, जो गुंडागर्दी होती रही, अब मेरे राज में नहीं होगा और मैं ऐसे कर दूँगा, मैं वैसे कर दूँगा। यही पार्टी अध्यक्ष का रोल होता है। जैसे कोई भी नया अध्यक्ष बनता है, सबसे पहले वो अपनी वो दिखाने की कोशिश करता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और उसी चक्कर में उन्होंने ये कहा है कि अहिरवाल के क्षेत्र में जाकर इनको धमकी दी जाए, लेकिन ये धमकी कोई काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिगत लड़ाई है ही नहीं, ये राजनीतिक भविष्य की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। न तो राव नरबीर जी इस धमकी की परवाह करेंगे, न राव इंदरजीत जी। कुछ टाइम के लिए भले ही वो बयानबाजी ना करें, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को तो काटते ही काटते रहेंगे। कोल्ड वार तो उनके अंदर होगा ही होगा और जैसे ही चुनाव नजदीक आते जाएंगे ये लड़ाई खुल के आती रहेगी। न उस टाइम नितिन नवीन कुछ कर पाएँगे, न मोहनलाल बड़ौली जी की तो कर कहना ही क्या, ले दे के एक बार वो एमएलए बने हैं और ब्राह्मण फेस के कारण, एक कमज़ोर नेता होने के कारण उनको ये अध्यक्ष बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष, ताकि हमेशा वो उनकी मुट्ठी में रहे, कंट्रोल में रहे। ताकतवर प्रदेश अध्यक्ष को तो कोई भी नहीं बनाता, हमेशा कमज़ोर आदमी को ही बनाया जाता है। तो राजनीतिक रूप से जितना कद राव इंदरजीत जी का है, उतना कद राव मोहनलाल बड़ौली जी का हो ही नहीं सकता। इस जन्म में तो कम से कम नहीं हो सकता और जब उनसे धमकी दिलवाई जा रही है, तो क्या राव नरबीर जी और राव इंदरजीत जी उस धमकी को सुनेंगे? ये लोग इतने ताकतवर हैं कि इस धमकी की परवाह नहीं करेंगे। जो आज के दिन लड़ाई इनकी चल रही है, वो चलती रहेगी और इलेक्शन के टाइम में ये और भी ज़्यादा
भारी हो जाएगी, तो उसमें 2029 के चुनाव में देखते हैं कौन पावरफुल बन के उभरता है और बीजेपी की कौन सुनता है और बीजेपी किसको कंट्रोल कर पाती है। आज के दिन किसी धमकी का मुझे नहीं लगता कि अहिरवाल, अक्षेत्र के इन 2 नेताओं के ऊपर किसी तरह का कोई असर पड़ेगा दोस्तों। तो ये था आज की विश्लेषण। क्यों? क्योंकि अभी उनको 1-2 दिन पहले ही धमकी दी थी। मोहनलाल बड़ौली जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने उनको सख्त लहजे में कह दिया है कि वो अपने मुँह को बंद रखें, नहीं तो पार्टी से बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मोहनलाल बड़ौली जी में इतनी शख्सियत, इतनी हैसियत है ही नहीं कि वो राव इंद्रजीत जी को पार्टी से बाहर कर दे। मोहनलाल बड़ौली के तो बहादुर मनोहर लाल खट्टर जी के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो पार्टी से बाहर कर दे, इतने मजबूत नेता है राव इंद्रजीत जी। खैर दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। आने वाले टाइम में देखते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है। और अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो भी कमेंट करके मुझे बताएं। और चलते चलते एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।